नमस्कार, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस मंच पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में अपने तीसरे टॉपिक को कवर करेंगे। हिस्ट्री में कल्चर में जहां हमने सबसे पहले कवर किया आर्किटेक्चर जिसको हमने एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक कवर किया। उसके साथ फिर हमने पढ़ा स्कल्पचर भी हमने इसी तरीके से एंशिएंट से लेकर मॉडर्न टाइम्स तक कवर किया। और आज हम जो है वो अपना पेंटिंग्स विषय पर आ गए हैं और पेंटिंग्स में भी हम इसी अप्रोच के साथ चल रहे हैं। हमने पेंटिंग्स जो है एंशिएंट पीरियड की जो पेंटिंग्स है वो पढ़नी शुरू की और आगे बढ़ते हुए हम मॉडर्न टाइम्स तक की पेंटिंग्स जो है वो कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा पेंटिंग्स का दूसरा लेक्चर है हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में। एक बार जो बच्चे प्रतिबद्ध सीरीज के बारे में नहीं जानते उन्हें बता देता हूं। हमारी प्रतिबद्ध सीरीज नई सीरीज है जिसके अंदर हम आप सभी के साथ मेंस के लिए जो है वो जो टॉपिक्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ ही में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे साथ हर टॉपिक के, जिसके जरिए आप अपनी तैयारी को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हैं। आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। और जो लोग तैयारी शुरू ही हमारे साथ कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा इस पूरे प्रोग्राम के जरिए। जो स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है सर्वाधार। वो प्रोग्राम भी आपके लिए अवेलेबल है हमारे सिविल स्टैप आईएएस यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज के इस हमारे पेंटिंग्स विषय की। तो पेंटिंग्स पार्ट 2 आज हम शुरू कर रहे हैं, जहां हमने पिछले लेक्चर में एंशिएंट पीरियड में भारत में पेंटिंग्स के विकास के बारे में पढ़ा था। जैसे एंशिएंट एरा में हम स्टोन एज की पेंटिंग हमने पढ़ी, उसके बाद हमने रॉक कट पेंटिंग्स पढ़ी, उसके अलावा हमने जो है वो केव पेंटिंग्स पढ़ी। तो वो सब जो है वो हमने पढ़ लिया है अब तक। और आज हम जो है वो अपने टॉपिक पर जिस पर चल रहे हैं वो मेडिवल एरा की मिनिएचर पेंटिंग्स है। ठीक है, तो मेडिवल एरा की मिनिएचर पेंटिंग से आज हम अपना शुरुआत कर रहे हैं। तो चलो देख लेते हैं एक बार इस विषय में। देखो, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स अगर हम देखें तो पीरियड कौन सा है इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स? 12वीं शताब्दी में जब इस्लाम भारत आ पहुंचा तो इस दौर में भारत में मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलने लगी। इस समय पर पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है उनकी जगह पर पेपर आ गया था और पेपर पर जो है ये मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाने लगी। इफेक्ट कुछ ऐसा दिखाया जाता था कि लार्जर फॉर्मेट इलस्ट्रेशन पेपर पे की जाती थी और इसने पॉपुलैरिटी हासिल करनी शुरू कर दी थी। ओरिजिन अप्रोक्सीमेटली इसका बोला जाता है कि देखिए 12वीं शताब्दी में पेपर की वजह से इस मिनिएचर पेंटिंग आर्ट को बढ़ावा मिला, लेकिन इसका ओरिजिन उससे भी कुछ पहले है, बुद्धिस्ट पाला पीरियड से, जब 9वीं और 10वीं शताब्दी में एक्चुअली मिनिएचर पेंटिंग्स की शुरुआत हुई थी ईस्टर्न इंडिया में, जहां पर जैन पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट सबसे पहले देखी गई। तो जैसा मैंने बताया 12वीं शताब्दी में जो पाम लीफ के ऊपर छोटी छोटी पोर्ट्रेट्स बनती थी या पेंटिंग्स बनती थी जिन्हें मिनिएचर पेंटिंग्स कहते थे, उसने अपना स्वरूप बदल लिया 12वीं शताब्दी में जब पेपर का यूज होने लगा। तब पाम लीफ पर मिनिएचर पेंटिंग्स बनने की बजाय जो है वो पेपर पे बनने लगी। तब उसने अपना स्वरूप बदल लिया और उसने एक, ये कह लीजिए कि एक लेवल आगे चली गई, ज्यादा बड़ी संख्या में ये जो है वो पेंटिंग्स बनने लगी। खास तौर पे मिनिएचर पेंटिंग्स बनी कहाँ? वेस्टर्न इंडिया में बनी थी शुरुआत में और बाद में पेपर का इस्तेमाल भी इसमें होने लगा। ठीक है, अब इसके बाद मुगल इन्फ्लुएंस देखें तो मुगल इन्फ्लुएंस 1526 से लेकर 1757 तक, 1526 से 1757 तक, ये शुरुआती मुगल पीरियड जिस दौर में आप ये कहें कि मुगल आए थे भारत में, तो उससे लेके 1757 तक का जो दौर है, इस पीरियड में मुगल्स वर वेरी स्ट्रांग। तो इस समय पर जो रूलर्स थे उनके पास आर्थिक रूप से भी जो है वो संसाधन काफी सारे थे और इसीलिए उन्होंने पेंटिंग्स को बढ़ावा भी बहुत दिया। मुगल कोर्ट्स जो है वो इसका गवाह बने। इंपीरियल स्टूडियोज जो थे मुगल कोर्ट के, वहां पर सबसे ज्यादा जो है ये पेंटिंग्स जो है वो डेवलप होनी शुरू हुई और ये नया फेज था इंडियन पेंटिंग में। मुगल जितने भी बादशाह रहे, खास तौर पे अगर हम बात करें अकबर से, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब जो थे ये ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने इस मिनिएचर पेंटिंग जो है इनको बढ़ावा दिया। ठीक है, तो फॉर्म अगर हम देखें तो इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट थी ये,
एल्बम्स थी, मिनिएचर एल्बम्स, मतलब ज़्यादातर जो है इसमें रूलर का पोर्ट्रेट या रूलर की लाइफस्टाइल या रूलर के आसपास की चीज़ों को ही पोर्ट्रेल किया जाता था। रूलर के पोर्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा उसमें जो है डोमिनेट करते हैं। साथ ही सेलिब्रेटरी या जॉनर सीन्स, मतलब अगर कोई रॉयल कोर्ट में कोई सेलिब्रेशन है तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रदर्शित किए जाते थे। आर्टिस्टिक एवोल्यूशन अगर आप देखें तो पर्शियन इन्फ्लुएंस सभी तरीके की मुगल आर्ट में, चाहे मुगल आर्किटेक्चर हो चाहे मुगल स्कल्पचर हो, सब जगह। स्कल्पचर तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि मुस्लिम पीरियड में मूर्ति कला उस तरीके से विकसित हुआ ही नहीं जिस तरीके से बाकी की आर्ट्स हुई हैं। तो इसीलिए खास तौर पे जो ये पेंटिंग्स है इसके अंदर जो है वो खास पर्शियन इन्फ्लुएंस जो है वो दिखाई पड़ता है। ठीक है, इंडियन आर्टिस्ट जो है इस समय पर उनको आर्टिस्टिक इंडिपेंडेंस मिली और साथ ही ओरिजिनलिटी इन स्टाइल एंड टेक्निक भी जो है यहाँ पर देखने को मिली। तो भारी इन्फ्लुएंस भी है आर्टिस्टिक एवोल्यूशन में। साथ ही इंडियन जो है वो आर्टिस्ट जो है उनको इंडिपेंडेंस के साथ साथ आगे बढ़ने के मौके भी मिले और ओरिजिनल स्टाइल और टेक्निक्स भी डेवलप हुई। अब आ जाते हैं प्योरली मुगल पेंटिंग्स पे। अभी तक तो हमने बात की थी मिनिएचर पेंटिंग्स की, ऑल्दो मिनिएचर पेंटिंग्स को भी बढ़ावा मुगल दौर में ही मिला। अब मुगल पेंटिंग्स प्योरली, क्योंकि मुगल दौर में सिर्फ मिनिएचर ही नहीं, छोटी पेंटिंग्स भी नहीं, बड़ी पेंटिंग्स भी बनी, हर तरीके की पेंटिंग इस दौर में बनी और अकबर के टेन्योर में पेंटिंग्स बननी शुरू हुई। शायद उसके पीछे का रीजन ये है कि वैसे तो भारत में मुगलों के पहले रूलर बाबर थे। बाबर और हुमायूं के पास शायद पूरे जीवन में इतना समय ही नहीं था कि वो आर्ट और किसी भी तरीके के लिटरेरी, किसी भी तरीके की आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, किसी भी चीज़ में वो कोई बढ़ावा दे पाते, क्योंकि वो वॉर्स में ही उलझे रहे और उनकी लाइफ जो है उसमें कभी भी पीस था ही नहीं। इसी वजह से वो कोई डेवलपमेंट में योगदान नहीं दे पाए। लेकिन मुगल बादशाह अकबर 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जीती, उसके बाद से उनका रूल ऑलमोस्ट स्टेबल रहा। 1560 में उन्होंने मुगल पेंटिंग्स को पेट्रनाइज करना शुरू किया और ये एक मुगल पेंटिंग्स एक बहुत बड़ा जॉनर बन के उभरा है। उसके बाद मेजर माइलस्टोन है इंडियन आर्ट हिस्ट्री में। अब आप ये देखिए कि अकबर का रोल ना मुगल पेंटिंग्स एस्टैब्लिश करने में सबसे अहम है, क्योंकि उनका डीप इंटरेस्ट था पेंटिंग और आर्किटेक्चर में। यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये स्कूल डेवलप हुआ। अगर अकबर उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं लेते तो शायद ये उस तरीके से पेंटिंग एक आर्ट के तौर पे उभरती भी नहीं। ठीक है, और स्टूडियो एस्टैब्लिशमेंट अकबर के रूल के दौरान ही हुआ, जहां पर जो उनके अलग अलग आर्टिस्ट जो है वो अलग अलग पेंटिंग्स बनाया करते थे। जैसे उनके खास जो पर्शियन मास्टर्स थे मीर सईद अली और अब्दुल समद खान, इन दोनों का रोल बहुत खास है मुगल पेंटिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट अर्ली वर्क्स की बात करें तो तूतीनामा, अगर तूतीनामा की आप बात करेंगे तो उसके अंदर जो है वो बहुत छोटी छोटी, ये वैसे तो एक किताब है, इसके अंदर आपको मैन्युस्क्रिप्ट जो है इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगी अर्ली मुगल स्टाइल की। हमजा नामा में भी आपको काफी सारी पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स मिलेंगी। ठीक है, और तकरीबन हमजा नामा के अंदर 1400 लीव्स हैं, यानी 1400 पेजेस हैं जिन्हें टर्न किया जा सकता है और 17 वॉल्यूम्स में वो मौजूद है। ठीक है, और सिग्निफिकेंस क्या है हमजा नामा की कि इसमें फॉर्मेटिव एलिमेंट्स है मुगल स्टाइल के, कि मतलब जिस तरीके की पेंटिंग्स बननी शुरू हुई वो सबसे पहले हमें हमजा नामा में उसकी एक झलक दिखती है। अब फेमस पेंटर्स अकबर के कोर्ट के कौन कौन? दसवंत, मिस्कीना, नन्हा, कान्हा, बसावन, मनोहर, दौलत, मंसूर, केसु और भीम गुजराती, ये इंपॉर्टेंट लोग थे जो उनके कोर्ट में मौजूद थे। नेक्स्ट कम्स जहांगीर, अकबर के बेटे जहांगीर। जहांगीर का एक अपना अलग स्टाइल है। जहांगीर वॉज अ नेचर लवर। सबसे ज्यादा माना जाता है कि जहांगीर ने नेचर से उनकी जो नजदीकी थी उसको अपने आर्टिस्टिक फॉर्म में हर जगह दर्शाया, खास तौर पे पेंटिंग। जो बेस्ट पेंटिंग्स हैं मुगल दौर की, वो बेस्ट पेंटिंग जहांगीर के पीरियड में बनी है। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि जहांगीर वॉज एन आर्ट लवर। एक और बात है, जहांगीर के पीरियड में ब्रिटिशर्स स्टार्टेड कमिंग इन इंडिया एंड दे स्टार्टेड गिफ्टिंग पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स टू जहांगीर। तो उन्होंने गिफ्ट करनी शुरू की। शुरुआत में तो जहांगीर ने ऐसा तक किया कि जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स उनके पास आते थे, जो उन्हें गिफ्ट करते थे, खास तौर पे ऐसी तस्वीरें थी जिसमें ब्रिटिश राजा को या ब्रिटिश रानी को दर्शाया जाता था और वो बड़ी सुंदर
पेंटिंग्स बना के उन्हें गिफ्ट करते थे। उन पेंटिंग्स में कुछ ऑब्जर्वेशंस की जहांगीर ने देखा कि उनके अंदर बहुत ही लाइट कलर्स का इस्तेमाल है, बहुत ही नेचुरल टेंडेंसीज है उसके अंदर जो है वो बहुत ही बारीक ब्रश का इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने आर्टिस्ट से कहा कि बिल्कुल हूबहू वैसा ही तैयार करें और वही स्टाइल यूज करें जो यूरोपियन पेंटिंग्स में इस्तेमाल किया गया है। तो इसीलिए, और एक और चीज है कि खुद जहांगीर वॉज एन नेचर लवर। उनकी पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स में वो या तो खुद जो है वो बर्ड्स और एनिमल्स के साथ दिखाई पड़ते हैं, या फिर वो सिर्फ बर्ड्स और एनिमल्स की ही पेंटिंग्स बनवाते थे। तो नेचर का पोर्ट्रेचर बहुत अच्छा दिखता है उनके दौर की पेंटिंग में। बर्ड्स, एनिमल्स और फ्लावर्स बहुत अच्छे दिखा देते हैं, यानी फ्लोरा और फौना को बहुत अच्छा दर्शाया जाता है। इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स में अय्यार दानिश है जिसमें एनिमल्स की स्टोरीज जो है वो दिखाई गई हैं। अनवर सुनावली में और स्टोरीज हैं जिनको पेंटिंग्स के जरिए जिनका पोर्ट्रेचर किया गया है। फेमस पेंटर्स जो जहांगीर के दौर में थे वो थे मंसूर, बिशनदास, मनोहर, गोवर्धन, बालचंद, दौलत, मुखलिस, भीम, इनायत, अका रिजा और अबुल हसन। ये सब इंपॉर्टेंट जो है वो पेंटर्स थे उनके दौर में। अब इनके दौर में कुछ इंपॉर्टेंट जो बहुत आप ये देख लें कि जो किताबें जिनके अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स मिलती हैं तो वो है मुगल दौर की, वो है रज़्मनामा 1616 एडी की, रसिक प्रिया 1610 से 1615 के बीच में लिखी गई, रामायण 1610 सी में लिखी गई रामायण सीरीज। तो ये 3 हैं जिसके अंदर हमें बहुत सारी मुगल पेंटिंग्स मिलती हैं। लेकिन डिक्लाइन कैसे हुआ मुगल पेंटिंग्स का? मैंने आपको 3 नाम लिया, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, लेकिन मैंने आगे अगले बादशाह औरंगजेब का नाम नहीं लिया। औरंगजेब का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि औरंगजेब वो व्यक्ति थे जब गद्दी पे बैठे तो उनके सर पे बहुत सारा कर्जा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई लड़ने के लिए सभी भाइयों ने कर्जे लिए थे। आखिरकार लोन वापस चुकाने के लिए जब गद्दी पे बैठे तो उनको एक अच्छा खासा लोन चुकाना था, और साथ ही में उन्हें यह भी पता चला कि मुगल खजाने में ज्यादा पैसा बचा नहीं है। तब औरंगजेब कुछ स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेता है, ऑल्दो उन्हें उनकी कंजूसी से जोड़ के देखा गया। एक्चुअली औरंगजेब के खजाने में पैसा था ही नहीं। जब औरंगजेब के पास खजाने में पैसा नहीं था तो उससे पहले से जो भी ऐसे खर्चे थे या ऐसे एक्सपेंसेस थे जो उसे लगता था कि फालतू के हैं, जिनको कम किया जा सकता है, स्टेट के ऊपर बर्डन जिन चीजों का पड़ रहा है उनको खत्म किया जा सकता है, उसमें उसने सारे आर्टिस्टिक जो भी एंडेवर्स थे उनको खत्म करना सही समझा। उसने एक एक करके सबको निकालना शुरू कर दिया, चाहे वो लिटरेरी एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो आर्टिस्ट, चाहे पेंटर्स हों, चाहे आर्किटेक्ट्स हों, सबको एक एक करके कोर्ट से निकाल दिया। म्यूजिक पर तो उसने इस्लाम का नाम लेकर बैन ही लगा दिया। इसी वजह से बड़ी संख्या में पेंटर्स जो है वो माइग्रेट कर गए अलग अलग जगहों पर। जब मुगल कोर्ट से उन्हें निकाला गया तो उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। तब वो राजपूत और उसके अलावा जितने भी हिंदू शासक थे मध्य भारत में, पश्चिम भारत में, उन सब के यहाँ पर जाकर काम करने लगते हैं और वहां से राजपूताना स्कूल ऑफ पेंटिंग उभरना शुरू हो जाता है। तो इससे देखो, या औरंगजेब की वजह से जो है ये एक चीज हुई कि औरंगजेब ने जब अपने यहाँ से पेंटर्स को, स्कल्प्टर्स को और आर्किटेक्ट्स को निकाला तो नतीजा था कि सब जगहों पर आर्ट और आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, इन चीजों में बढ़ावा देखने को मिला। लेकिन आगे चल के बहादुर शाह फर्स्ट गद्दी पे बैठे तो थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिला जब उन्होंने पेंटिंग्स को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की। लेकिन बाद में आफ्टर 1712 फर्रुखसियार जैसे रूलर्स ने उसको बिल्कुल भी आगे बढ़ावा नहीं दिया और नतीजा था कि इट लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल पेंटिंग एरा। ठीक है, और बाद में मुगल इकोनॉमिक सिचुएशंस ऐसी रही नहीं जिसकी वजह से मुगल्स कभी भी किसी आर्टिस्टिक एंडेवर को बढ़ावा नहीं दे सके। इसके बाद फिर राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में इन्फ्लुएंस वाला एरिया राजस्थान और मध्य प्रदेश, ऑब्वियसली, जहां से राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स उभरता है। रीजन मैंने आपको बताया, जब औरंगजेब ने अपने पेंटर्स को, अपने आर्टिस्ट को जब सबको बाहर कर निकाल दिया तो उनके पास कोई चारा नहीं था। दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग अदर रॉयल्टीज, और वो पहुंचे कहाँ?
राजस्थान और मध्य प्रदेश के रजवाड़ों के पास। 16वीं से 19वीं शताब्दी में ये राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप होना शुरू हुआ। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इसमें दिखता क्या है, अब देखिए जैसे राजा वैसे काज, राजा जिस तरीके के उनकी धार्मिक मान्यताएं होंगी, पेंटर्स उसी तरीके की पेंटिंग्स जो है वो डिपिक्शन में लाएंगे। तो इंडियन एपिक्स जैसे पुराणों में से कथाएं, लव पोएम्स, इंडियन फोकलोर और म्यूजिकल थीम्स, इन सब का असर देखने को मिला हमें किसके अंदर, राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में। कृष्ण भक्ति का कल्ट और उसका इन्फ्लुएंस भी जो है वो हमें साफ दिखाई पड़ता है राजपूताना पेंटिंग्स में। इंस्पिरेशन कैसे, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन की कथाएं और उनके प्रति डिवोशनल एस्पेक्ट को दिखाया जाता है ज़्यादातर पेंटिंग्स में, तो ये कृष्णा कल्ट और उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। कंट्रीब्यूशन, कृष्णा की स्टोरीज जो हैं वो ज़्यादातर डिपिक्ट की जाती हैं, तो इसका मतलब है कि ये उसको दर्शाने के लिए जो है वो एक इन्फ्लुएंस जो है कृष्णा का वो इसमें दिखता है। ठीक है, लॉर्ड कृष्णा की बात कर रहा हूं मैं। बोल्ड ड्राइंग और स्ट्रॉन्ग कलर्स का यूज किया गया है इन पेंटिंग्स में, राजपूताना पेंटिंग्स में। उसके अलावा विविड एंड कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं, मतलब ऐसे कलर्स यूज किए गए हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट हो, ताकि एक ही पैलेट में जो है वो अलग अलग कलर उभर के सामने आए। ठीक है, फिगर्स फ्लैट ड्रॉ की जाती थी, नेचुरलिस्टिक पर्सपेक्टिव नहीं था, तो ये ज्यादातर देखा है राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में हमने। उसके बाद कंपार्टमेंटलाइज सरफेस कैनवस जो है सेक्शन में डिवाइडेड होता था और हर सेक्शन में डिफरेंट कलर्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है। मुगल इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि इंप्रूव ड्राइंग टेक्निक और नेचुरलिज्म जो बाद की पेंटिंग्स में दिखने लगा, वो रीजन था क्योंकि बहुत सारे मुगल पेंटर्स भी यहाँ पर आ पहुंचे, तो नेचुरलिज्म और ड्राइंग टेक्निक्स ऐड हो गए राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में, और इससे फिगर और ट्रीज, ह्यूमन फिगर और ट्रीज की बेहतर छवियां जो है वो डिपिक्ट की जाने लगी राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। ठीक है, थीम और सब्जेक्ट जैसा मैंने बताया कृष्णा थीम्स तो है, साथ ही में रामायण और अदर रिलीजियस नैरेटिव्स भी दिखाए गए हैं। रॉयल लाइफस्टाइल, राजा और रानी के रहन सहन और उनके परिवार का रहन सहन दिखाया गया ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स में या पेंटिंग्स में। और उसके अलावा रिफॉर्म्स और सोसाइटल इंप्रूवमेंट्स भी जो हैं वो थीम का हिस्सा हैं, जो भी बदलाव हुए और समाज में जो भी बेहतरियां की गई हैं वो भी पेंटिंग्स के जरिए दिखाई गई हैं। इंट्रिकेट बैकग्राउंड एलिमेंट दिखाए गए हैं, नैरेटिव डेप्थ दिखाई गई है, स्पेशल बैकग्राउंड ट्रीटमेंट किया गया है। मीडियम और कैनवस जो यूज किए गए हैं, पेपर का इस्तेमाल है, देखो पेपर का इस्तेमाल दिखता है। ठीक है, आइवरी हाथी दांत का इस्तेमाल मिलता है, सिल्क का इस्तेमाल मिलता है किसमें, मटेरियल को यूज करने में। और कैरेक्टरिस्टिक डिटेल और वाइब्रेंट जो है वो वर्क्स देखने को मिलते हैं। अब एक सब स्कूल पे आते हैं राजस्थान के, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग। 1625 ऑनवर्ड्स इसका ओरिजिन हुआ, और भैरवी रागिनी एक पेंटिंग है, कहां पर इलाहाबाद म्यूजियम में मौजूद है, वो बूंदी स्कूल का एक बहुत प्राइम एग्जाम्पल है बूंदी स्कूल की पेंटिंग्स में से। अब ज्यादातर एक बात बताऊं आपको कि बूंदी स्कूल में मेजर थीम जो है वो कृष्णा को दर्शाया जाता है और कृष्णा की लाइफ की स्टोरीज को डिपिक्ट किया जाता है। रसिक प्रिया पेंटिंग बहुत खास है, 17वीं सेंचुरी की बनी हुई। डिटेल्स रसिक प्रिया पेंटिंग की है कि कृष्णा को जो है वो गोपियों से जो है वो मक्खन छीनते या बटर जो है वो छीनते दिखाया गया है उस इमेज के अंदर रसिक प्रिया में। साथ ही में बैकग्राउंड में ट्रीज दिखाए गए हैं, फोरग्राउंड में नदी है जो वेवी लाइंस में बह रही है, फ्लावर्स दिखाए गए हैं और एक्वेटिक बर्ड्स दिखाए गए हैं, पानी में रहने वाले बर्ड्स। और फ्रेम जो है वो ब्रिलियंट रेड बॉर्डर का बना हुआ है। ठीक है, तो ये बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग में से एक पेंटिंग रसिक प्रिया की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और फीचर्स, रिच और ग्लोइंग कलर्स का यूज आपको देखने को मिलेगा, वाइब्रेंट और रेडिएंट कलर्स दिखेंगे ज्यादातर बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग में। राइजिंग सन इज एज एन इंपॉर्टेंट फीचर, गोल्डन राइजिंग सन दिखाया जाता है ज्यादातर, ये हमेशा बूंदी पेंटिंग्स में दिखेगा आपको। स्ट्राइकिंग क्रिम्सन रेड कलर जो है वो ढलते हुए सूरज के लिए, हॉराइजन को दिखाने के लिए, मतलब सूरज ढलने के बाद जो है वो आसमान को दिखाने के लिए स्ट्राइकिंग क्रिम्सन कलर यूज करते हैं। क्रिम्सन इज ऑल्सो टेक्सचर ऑफ रेड। ठीक है, उसके अलावा ओवरलैपिंग और सेमी नेचुरलिस्टिक ट्रीज दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रीज क्या है, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हुए लेयर्ड दिखेंगे और पूरे तरीके से नेचुरल तो नहीं लेकिन सेमी नेचुरलिस्टिक उनमें अपील दिखेगी। मुगल इन्फ्लुएंस,
डिटेल ड्राइंग ऑफ फेसेस देखने को मिलती है इसमें, ये बहुत अच्छे से फेसेस को बारीकी से बनाया गया है। ट्रीज, नेचुरलिस्टिक एलिमेंट्स उसमें देखने को मिलता है कि पहले जो ट्रीज बनाए जाते थे राजस्थान में तो बहुत ही अननेचुरल से लगते थे, लेकिन अब जो है वो थोड़ा नेचुरलिस्टिक एलिमेंट दिखने लगा, जब जब इवन ट्री के साथ साथ उसकी लीव्स को भी जो है वो बड़ी बारीकी से दिखाया जाने लगा। टेक्स्ट ट्रीटमेंट, ब्लैक टेक्स्ट को हमेशा येलो बैकग्राउंड पर एक कोने में लिखा जाता था, तो बैकग्राउंड एट द टॉप, तो इसका मतलब क्या है कि ब्लैक टेक्स्ट वाज यूज्ड विद येलो बैकग्राउंड। ठीक है जी, चलो आगे आते हैं मेवाड़ स्कूल पे। मेवाड़ स्कूल 17वीं और 18वीं शताब्दी में मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स डेवलप हुआ। मेवाड़ वैसे तो राजपूताना का बहुत इंपॉर्टेंट घराना था। मेवाड़ साउथ राजस्थान में पड़ने वाला रीजन राजस्थान का, और जहां पर जो मेवाड़ के जो रूलर्स हैं, इन मोस्ट ऑफ द पीरियड दे डिड नॉट फॉर्म एन एसोसिएशन विद मुगल्स। तो मेवाड़ राजस्थान में जो है वो 17th और 18th सेंचुरी में मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग डेवलप हुआ है, और राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग यहाँ पर स्टाइल जो है वो दिखाई देता है। कलर और इमोशंस अगर आप देखें तो सिंपल और ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। डायरेक्ट इमोशनल कनेक्शन वाली जो है वो इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी पेंटिंग्स मेवाड़ स्कूल में। आर्टिस्टिक स्टाइल में विगरस और एक्सपेंसिव जो है वो बनाई जाती हैं मेनली पेंटिंग्स। नोटेबल वर्क इसमें रागमाला सीरीज है 1605 एडी में बनी हुई, और मिसारदी आर्टिस्ट जो है वो माने जाते हैं जिन्होंने ये रागमाला सीरीज जो है ये पूरी इसके अंदर जो पेंटिंग है वो बनाई है। और जो कलेक्शन है उसको कलेक्शन को बनाने वाले हैं श्री गोपी कृष्ण कनौरिया। ठीक है, अब मुगल इन्फ्लुएंस आपको साफ दिखाई पड़ेगा मेवाड़ की पेंटिंग्स में, लेकिन ऑल्दो ये बड़ा लेट है, उसके पीछे का रीजन है। जैसा मैंने बताया था कि व्हेन मुगल्स came into power in India, in North India especially, they made associations with Rajputana states like Marwar, like Amer नॉर्थ राजस्थान था, मारवाड़ वेस्ट राजस्थान था, बट साउथ राजस्थान में मौजूद मेवाड़ एक इंपॉर्टेंट स्टेट तो था राजपूताना का, बट दे डिड नॉट मेड एन एसोसिएशन अर्ली ऑन। महाराणा प्रताप जैसे रूलर्स ने कभी एसोसिएशंस नहीं बनाए, लेकिन आगे चल के लेटर ऑन जो है वो महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह के समय से थोड़े बहुत रिलेशन बनने शुरू हुए, और इसलिए मुगल इन्फ्लुएंस जो है ना वो दिखाई देना शुरू होता है मेवाड़ी पेंटिंग्स में आफ्टर 1680। बहुत लेट 1680 के बाद वो दिखना शुरू होता है। थीम्स पोर्ट्रेट्स बनाए गए हैं, रूलर्स की लाइफ को दिखाया जाता था, रिलीजियस थीम दर्शाई गई हैं, तो ये दिखता है हमें किसमें, मेवाड़ की पेंटिंग्स में। एक और है नाथद्वारा राजस्थान, एक जगह है नाथद्वारा राजस्थान में, वहां पर ओरिजिनेट हुई एक और पेंटिंग स्टाइल जिसे पिछवाई पेंटिंग्स कहते हैं। पिछवाई का मतलब होता है वो पेंटिंग्स जो मंदिरों में पीछे की दीवार पर जो है वो लगाई जाती थी, और ज्यादातर में भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई जीवन की कथाएं या भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है इन पिछवाई पेंटिंग्स में। जैसे आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, इसमें भगवान कृष्ण को गोवर्धन रूप में दिखाया, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले रूप में दिखाया गया है, और गाय जो है वो आसपास जो है जो गोपालक माना जाता था श्री कृष्ण को, तो उस तरीके से डिपिक्ट किया गया है। और पिछवाई का मतलब पिच, वाई मतलब हैंगिंग, पीछे लटकाई जाने वाली पेंटिंग्स जो है वो इन्हें कहते हैं। डेकोरेटिव पर्पस से इस्तेमाल की जाती हैं और भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई मानी जाती हैं। थीम्स मैंने बताया कृष्णाज लाइफ, उनकी बाल लीलाएं, उनकी गाय जो है, क्योंकि गाय गौ पालक वो थे और गौ के साथ उनका जो कनेक्शन है वो उसमें ज्यादा दिखता है। साथ ही सीजन्स और फेस्टिवल्स की झलक दिखती है। जन्माष्टमी, दिवाली, होली थीम्स में रहते हैं ये फेस्टिवल जो है वो डिपिक्ट किए जाते हैं। मॉनसून के सीजन को भी काफी बार डिपिक्ट किया गया है इसमें। साथ ही में काउ, पीकॉक, लोटस फ्लावर आपको ज्यादातर पेंटिंग्स में दिखेंगे। आर्टिस्टिक फीचर्स में मटेरियल यूज देखें तो नेचुरल पिगमेंट्स यूज किए गए हैं। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर कलर का यूज है, इंट्रिकेट डिटेलिंग है, ज्वेलरी, क्लोथिंग और बैकग्राउंड, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं। साथ ही में रेड, ब्लू और गोल्ड कलर्स का यूज भी काफी ज्यादा देखने को आपको मिलता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस में देखें तो डिवोशन टू कृष्णा दिखाता है।
और इस तरीके से माना जाता है कि अपने इष्ट से जो है वो जोड़ बनाने के लिए जो है एक तरीके से कनेक्शन शो करती हैं ये पेंटिंग्स। फेस्टिव डेकोरेशन का भी काम आता है, मतलब जब जब फेस्टिवल्स होते थे तो डेकोरेशंस के लिए भी ये यूज की जाती थी मंदिरों की दीवारों पर। ठीक है, राजस्थान की और इंडियन हेरिटेज के आप ये कह सकते हैं दोनों का हिस्सा मानी जाती हैं ये पिछवाई पेंटिंग्स। ठीक है, कहते हैं कि अब देखो करंट स्टेटस क्या है इस पिछवाई पेंटिंग्स का, कि अब तो ये नए तरीके से रिवाइव की गई हैं, और ये जो पिछवाई पेंटिंग्स है अब इसके अंदर मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से बहुत सारी अडेप्टेशन आ गई है मॉडर्न टेस्ट के हिसाब से। पहले सिर्फ कृष्णा की थीम्स थी, अब बहुत सारी मल्टीपल थीम्स हैं। इवन कमर्शियल अपैरल भी बनाए जाने लगे हैं घर में, और आर्ट गैलरीज में लगाने के लिए भी जो है उनको बनाया जाने लगा है, और इसी से उसको पॉपुलैरिटी भी मिली है वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट इज पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। अब आ जाते हैं हम पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स पे। कुछ स्टेट्स हैं जिनको हम पहाड़ी रीजन अगर कंसीडर करें, जैसा हमने पहले भी कहा था हिल स्टेट्स, जब हमने टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश, एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ पंजाब, जम्मू कश्मीर, उसके अलावा गढ़वाल, उत्तर प्रदेश जो अब उत्तराखंड हो गया, तो ये सब रीजन जो है ना ये सब पहाड़ी स्टाइल के लिए विख्यात है। ठीक है, और अगर आप देखें तो पीरियड 17th सेंचुरी से लेकर मिड 19th सेंचुरी जो है, इस पूरे पीरियड में ये पहाड़ी स्टाइल डेवलप हुआ। और कहते हैं कि जो राजपूत स्टेट्स थी बहुत छोटी छोटी, वहां पर ये स्टाइल डेवलप हुआ पहाड़ों में। आर्टिस्टिक एक्टिविटी आपको दिखेगी कि इस समय पर उसके केंद्र बन के उभरे पहाड़ी गढ़ बन के उभरे, जहां पर आपको ये पेंटिंग देखने को मिलती है। उसके अलावा इनिशियल स्टाइल कोर्सली फ्लैम्बॉयंट था। ठीक है, और बेसिकली इसके अंदर जो है धीरे धीरे जो है एक्विजिट जो है वो एवोल्यूशन आया, इसमें काफी सारी वाइड थीम्स दिखाई जाने लगी, और बेसिकली सोफिस्टिकेटेड इंडियन पेंटिंग्स की कैटेगरी में इन्हें रखा जाता है। ठीक है, अब इसमें सब स्कूल है। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, राजा संसार चंद थे कांगड़ा के, जिन्होंने इस तरीके की पेंटिंग्स को बढ़ावा दिया। ठीक है, और कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बेसिकली इसमें आपको संसार चंद की काफी सारी पोर्ट्रेट्स भी दिखेंगी, साथ ही नैनसुख फैमिली के जो पेंटर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आर्टिस्टिक रूप से देखें तो, जिन्होंने इस स्कूल को डेवलप करने में इस तरीके की पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई सबसे ज्यादा, तो उनका सबसे बड़ा हाथ रहा। ठीक है, बाद में महाराजा रंजीत सिंह और सिख नोबिलिटी जो पंजाब की है उसने भी इस कांगड़ा स्कूल को बढ़ावा दिया, और ये मिड 19th सेंचुरी तक कांगड़ा स्टाइल बहुत पॉपुलर पेंटिंग स्टाइल रहा। इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि पोर्ट्रेट्स और मिनिएचर्स जब आ गए तो इसने कांगड़ा स्टाइल को और मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, पहले पोर्ट्रेट्स और मिनिएचर्स नहीं थे उसमें, नॉर्मल पेंटिंग थी, जब उसमें पोर्ट्रेट्स और मिनिएचर्स आ गए तो उसमें एक और डायमेंशन ऐड हो गया। डेलिकेसी और नेचुरलिज्म आप देखें तो हाई क्वालिटी ऑफ नेचुरलिज्म दिखाई देता है आपको कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग में, साथ ही पोएटिक और लिरिकल भी दिखाई पड़ती हैं ये, और इसके अंदर ना बड़ी सीरीन ब्यूटी भी आपको दिखाई देगी, खास तौर पे कांगड़ा पेंटिंग्स में सीरीन ब्यूटी, बहुत बहुत कामनेस जो है वो इनके अंदर आपको पेंटिंग्स में दिखेगी, और जो पहाड़ी लाइफस्टाइल का हिस्सा भी है, आप जो समझ ही सकते हैं। इवन फीमेल फेस जो है ना वो स्ट्रेट नोज के साथ दिखाया जाएगा अलाइंड विद द फोरहेड, और ये दिखाया जाने लगा 1790 के बाद की कांगड़ा पेंटिंग्स में। ठीक है, तो ये डिस्टिंक्टिव स्टाइल डेवलप हुआ। पॉपुलर थीम जो है वो आप देखेंगे अगर पहाड़ी स्टाइल में खासतौर पे कांगड़ा में, तो भागवत पुराण की थीम्स हैं, गीता गोविंदा की थीम्स हैं, नल दमयंती की स्टोरी है, बिहारी सतसई का पोर्ट्रेल भी दिखता है, और रागमाला का भी जो है वो पोर्ट्रेचर है, साथ ही ब्रह्मासा, ठीक है भैया 12 मासा जो सीजन से जुड़ा हुआ है, 12 सीजन से जुड़ा हुआ है, तो 12 सीजन को दिखाई जाने वाली पेंटिंग्स भी जो है वो पॉपुलर थीम का हिस्सा है। अब आ जाते हैं हम दक्खनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स पे। मेडिवल एरा में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट है दक्खनी स्कूल ऑफ पेंटिंग या डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग। डेक्कन के बारे में मैं थोड़ा आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बता देता हूं। डेक्कन, जब तुगलकों के एक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 13th सेंचुरी में एक
14 सेंचुरी में, सॉरी 14 सेंचुरी में एक फैसला किया था कि उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया, दिल्ली से ले गए महाराष्ट्र में दौलताबाद, और कुछ समय के लिए फैसला लिया, बाद में मल्टीपल रीजन से उन्होंने अपने इस फैसले को बदला और दौलताबाद से वापस अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया दिल्ली। जब वो वापस आए तो डेक्कन रीजन में वहां पर एक इंडिपेंडेंट सल्तनत बन गई जिसे हम बामनी सल्तनत कहते हैं। बामनी सल्तनत जब डेवलप हुई तो बामनी के सुल्तान बमन शाह बने, जिनको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना रीजनल गवर्नर बनाया था दक्कन का, और खुद आ गए थे नॉर्थ इंडिया। बमन शाह ने जब वो वापस पहुंचे तो अपने सारे टाइज और एसोसिएशंस ब्रेक कर दिए दिल्ली सल्तनत में तुगलकों से, और उसके बाद दक्कन में उन्होंने अपनी बामनी सल्तनत एस्टेब्लिश कर दी। बामनी सल्तनत धीरे धीरे टूट गई और उसमें फैमिली डिविजन्स के चलते अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिराड़ और गोलकोंडा नाम की 5 रियासतें उभरी। अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिराड़ और गोलकोंडा, ABBB और G, ठीक है, अहमदनगर, बीजापुर, बिदार, बिराड़ एंड गोलकोंडा। लेकिन इसमें से जो 3 बड़े स्टेट थे दक्कन के, वो थे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा। बिदार और बिराड़ छोटे स्टेट थे। यही 3 स्टेट्स, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, ये बन के उभरे इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। अब इसमें मुगल स्टाइल जो है वो डेवलप हुआ। मुगल स्टाइल अगर हम देखें तो इसमें खास चीज दक्कन की पेंटिंग्स में क्या था, सेंसुअलिटी दिखाई जा रही थी और इंटेंस कॉन्टूर्स ऑफ कलर्स दिखाए जा रहे थे, अलग अलग रंग, जो कलर आमतौर पे यूज नहीं होते वो मिक्सिंग ऑफ कलर करके यहाँ पे बनाया जा रहा था, ठीक है। और डेंस कंपोजिशन विद रोमांटिक ऑरा ये दिखाया जाता था। एलोक्वेंट, नेचुरल और विविड ईडियम, बेसिकली ये मेन फीचर्स थे डेक्कन पेंटिंग्स के। बोल्ड ड्राइंग्स की जा रही थी, शेडिंग टेक्निक्स का भी यूज हो रहा था, प्योर ब्रिलियंट कलर्स का इस्तेमाल था, रिच डिपिक्शन ऑफ दक्कनी कॉस्ट्यूम्स देखने को मिल रहा था, और गोल्ड का लेविशली यूज किया जाता था खासतौर पे पेंटिंग्स का पोर्ट्रेल करने के लिए। साउथ में तंजौर की पेंटिंग्स का भी कुछ इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला 18th और 19th सेंचुरी में, जब दक्कनी पेंटिंग्स मिली। जैसे वही सिमिलर बोल्ड और ब्रिलियंट कलर्स का इस्तेमाल वो यहाँ पर देखा गया, तो वो शायद तंजौर स्कूल का इन्फ्लुएंस हमें दिखता है। आगे हम अहमदनगर स्कूल की बात करते हैं, दक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, देखो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जैसे तारीफिन हुसैन शाही है, ये हुसैन निजाम शाह और उनकी रानी को डेडिकेटेड है। 1565 से 1569 के बीच में ये जो ये रची गई थी। तो इसमें आपको बहुत सारी जो है वो पेंटिंग्स और पोर्ट्रेचर्स दिखेंगे। उसके अलावा हिंडोला राग जो 1590 में जो रची गई, उसके अंदर भी आपको बहुत सारे पोर्ट्रेट्स और पेंटिंग्स दिखेंगी। उसके अलावा पोर्ट्रेट दिखता है जो बुरहान निजाम शाह सेकंड का, जो 1591 से 96 तक सुल्तान रहे अहमदनगर के, और मलिक आमेर का 1605 में। तो ये सब जो हैं ये आपको इन्फ्लुएंस दिखेंगे। ये इन सब के अंदर जो है वो अहमदनगर की कुछ खास झलकियां दिखेंगी। अहमदनगर सब स्कूल ऑफ डेक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग। आर्ट वर्क आपको दिखेगा कहाँ, नेशनल म्यूजियम है नई दिल्ली में और अलग जगहों पर, यहाँ पर आपको जो है दक्कनी स्कूल ऑफ पेंटिंग के नायाब नमूने दिखाई देंगे। इसके बाद आते हैं बीजापुर स्कूल पे। अली आदिल शाह और इब्राहिम सेकंड की पेटर्नेज में ये हमें बीजापुर स्कूल ऑफ पेंटिंग उभरता हुआ दिखा। नजमुल उलूम 1570, इनके समय पे 876 मिनिएचर हमें देखने को मिलते हैं, और ये ज्यादातर ये कहाँ पे हैं अब ये सारे 876 मिनिएचर्स, ये आयरलैंड डबलिन में चेस्टर बेटी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। ये सारे बीजापुर से ले जाए गए। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, साउथ इंडियन ड्रेसेस फॉर टॉल स्लेंडर फिगर्स, ये खास है कि जैसे विजयनगर में दिखाया जाता था खास तौर पे स्कल्पचर में, जब इमेजेस बनाई जाती तो टॉल और स्लीक फिगर्स दिखाई जाती थी, तो ऐसा ही यहाँ पे बीजापुर में दिखता है। रिच कलर स्कीम दिखती है, पाम ट्रीज, एनिमल्स और पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखाई देते हैं। लेविश यूज ऑफ गोल्डन डेकोरेशन भी दिखाई देता है। गोलकोंडा में अब जो तीसरा है, यहां पर 1590 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के समय पर पेंटिंग्स बननी शुरू हुई। नोटेबल लोकेशन ब्रिटिश म्यूजियम और लंदन है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर कोर्टली लाइफ दिखाई जाती है, डांसिंग गर्ल्स दिखाई जाती है और फेस्टिव गैदरिंग्स दिखाई जाती हैं। नोटेबल एग्जांपल लेडी
एक एक लेडी को मैना बर्ड के साथ दिखाया गया, 1605 की है गोलकोंडा की ये पेंटिंग। आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, मालवा और प्री मुगल ट्रेडिशन दिखाए गए हैं इसके अंदर, मतलब उनका असर है। मालवा नॉर्थ में है ऑब्वियसली, और मुगल ट्रेडिशंस का भी असर इसमें दिखता है। विजयनगर की वॉल पेंटिंग यानी मुराल का भी कुछ ना कुछ असर इसमें दिखता है। और पर्शियन पेंटिंग जिसमें गोल्डन स्काई और होराइजन और लैंडस्केप दिखाया जाता है, वो भी यहाँ पर दिखता है। ठीक है। आर्टिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, रिच ब्रिलियंट कलर्स का यूज है। डिस्ट्रिक्टिव नॉर्दर्न ट्रेडिशन इसमें दिखाई देते हैं गोलकुंडा की आर्ट में। अब आ जाते हैं हम तंजौर पेंटिंग्स पे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में तंजौर पेंटिंग्स में एक रिवाइवल हुआ। तंजौर तमिलनाडु, यहां पर आप क्या देखेंगे खास चीजें कि बोल्ड ड्राइंग्स देखने को मिली। ठीक है, तो बोल्ड ड्राइंग्स हमें देखने को मिली। सोफिस्टिकेटेड शेडिंग टेक्निक देखने को मिलती है। वाइब्रेंट और प्योर कलर्स का यूज देखने को मिलता है। और डेंस कॉम्पोजिशन विद रिच टेक्सचर एंड विविड कलर्स ये देखने को मिलता है। सेमी प्रेशियस स्टोन्स का यूज देखने को मिलता है बीच बीच में पोर्ट्रेट्स में। पर्ल मोतियों का यूज देखने को मिलता है। ग्लास पीसेस का यूज देखने को मिलता है, जो बहुत रेयर है, आम सब जगह पे ऐसा नहीं होता है। रिलीफ वर्क में 3D इफेक्ट दिखता है, अचीव थ्रू रिलीफ टेक्निक्स। ठीक है, तो ऊपर का जो हिस्सा दिखाना है अगर किसी इमेज में, तो 3D टेक्निक जो है वो भी ऐसा लगता है कि यूज की गई है। ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने जो अब तक पढ़ा है, हमने मेडिवल दौर की जो है वो पेंटिंग उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही में हम इसके अंदर मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स के अलावा कंपनी के दौर में जो पेंटिंग्स बनाई गई, या बंगाल में जिस तरीके के पेंटिंग का कल्ट शुरू हुआ वो, साथ ही में फोक पेंटिंग्स जिसमें हम कुछ पेंटिंग्स कवर करेंगे, जैसे इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है मिथिला पेंटिंग्स हैं, उसके अलावा कलमकारी है, उसके अलावा वर्ली है, कलमकारी है, कालीघाट है और गोंड पेंटिंग्स हैं। ये सब हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में। और उसके साथ ही मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन कराऊंगा जो पेंटिंग्स से, जिसको करने के बाद आपको शायद ये कॉन्फिडेंस आएगा, जिसको कि हम एक बार क्लास में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, और एक क्वेश्चन हम आपको करने के लिए देंगे, जो आप हमें एक लिंक हम प्रोवाइड करेंगे नीचे लेक्चर के साथ, अगले लेक्चर के साथ, उसमें आप हमें जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि पहला लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जरूर देखें, जो पहला लेक्चर और आज का लेक्चर, ये दोनों लेक्चर आपके लिए जरूरी हैं। आप दोनों लेक्चर जब ये देख लें तब तीसरे लेक्चर पे जाएं, और फिर आप जो हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे उसको भी अटेम्प्ट करें, और वो हमारे जो दिए गए लिंक पर हमें सबमिट करेंगे, तो हम आपको ज़रूर उसका रिव्यू भी देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स, जो 1857 के बाद जो है जो डेवलप होनी शुरू हुई, और उसमें क्या क्या इन्फ्लुएंसेस थे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो भी सब हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।